बाजार बोलता है इसमें एफआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से एफआईज ने पोजीशनिंग की अपनी परसों के सत्र में। तो एफआईज माल बेचते हुए ही नजर आए वेडनेसडे के सेशन में, और उन्होंने 1700 करोड़ से ज़्यादा का माल एक दिन में बेच दिया, 1722 करोड़ रुपए का, और 2381 करोड़ रुपए की बाइंग टीआईज करके ले गए हैं। आज पहले एशियाई बाजार पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों में कुछ एशियाई बाजार बंद हैं और कुछ एशियाई बाजार खुले हुए हैं। तो जो खुले हुए हैं उनकी स्थिति एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज हैंसेंग बंद है, तो ये जो रीडिंग आ रही है आपको परसों की आ रही है। लेकिन डाउ में डाउ भी कल बंदी था, तो ये भी एक चीज़ है। निकाई कोस्पी यहाँ पर एक उछाल है करीब आधा से 1% का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शंघाई में करीब करीब देख सकते हो कि फ्लैट टू नेगेटिव रुझान है। लेकिन हाँ, डाउ की ये जो क्लोजिंग है, ये जो डे बिफोर यस्टरडे वाली है, उसका इम्पैक्ट हम एशियाई बाज़ारों पर देख रहे हैं। लेकिन आज के टॉप गेनर्स कौन है? फिर अगेन रेलवे शेयर लाइमलाइट में आ गए हैं। आरवीएनएल आज 10% ऊपर है, रेल टैल करीब 7%, आईआरएफसी करीब 6%। उसके अलावा एमएमटीसी और नियोजन, इन दोनों शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वीकनेस दिखाने वाले काउंटरों में हैं कैंसिनर करीब 4%, हंगामाइल ज्वेलरी करीब 3.5%, फर्स्ट क्राइस सारावा 3%, वैरोक इंजीनियरिंग और आईएक्स इन दोनों में करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट में गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयर्स लगभग बराबर से ही चल रहे हैं इस समय। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एशियाई बाज़ारों में तो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। जापान कोरिया की मार्केट में तेज़ी है, वहीं हांगकांग इंडोनेशिया की मार्केट आज बंद है। तेल कीमतों में तेज़ी बरकरार है। पिछले एक वीक में क्रूड ऑयल में करीब 3% की तेज़ी देखने के लिए मिली। नाइजीरिया पर ISIS के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, और नाइजीरिया चूँकि ओपेक का एक मेंबर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड ऑयल की मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क का एक इम्पैक्ट आ जाता है। और वेनेजुएला और अमेरिका की टेंशन अलग चल रही है, तो उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल की कीमतें अब नीचे आना बंद हो गई हैं। प्रशांत सर, पहले मैं क्रूड ऑयल पर ही आऊँगा। कैसे देख रहे हो सर क्रूड ऑयल को? ऑब्वियसली ये एक अनसर्टेनिटी के ऊपर जो फर्स्ट रिएक्शन आता है हमेशा क्रूड ऑयल पे आता है, और सेकंड गोल्ड और सिल्वर पे आता है। तो क्रूड ऑयल में ऑब्वियसली जैसे आपने जो दो रीजन बताए, जो अमेरिका के साथ जो टेंशन चालू हैं, मुझे लगता है कि वो हिसाब से थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव है क्रूड ऑयल के लिए, और वही हिसाब से थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है। बट ऑब्वियसली आई थिंक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये सेटल डाउन में हो जाएगा। बट अगर जिस तरीके से लास्ट एक साल में क्रूड गिरा हुआ है, तो एक टेक्निकल फैक्टर्स भी है जहाँ पे क्रूड को थोड़ा सा पॉजिटिव में जाना चाहिए 65 67 तक। बट अगेन उसके बीच में जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हो रहे हैं, इट इज आल्सो टेकिंग सम रीजन फॉर दैट। ओवरऑल आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो ये ट्रेंड पॉजिटिव में जा रहा है। सर, ये दुनिया भर के बाज़ारों में कुछ बाज़ार बंद हैं, कुछ बाज़ार खुले हुए हैं जहां ट्रेड हो रहा है, और ये 31 दिसंबर को ज़्यादातर बाज़ार बंद होते हैं। कोई आपकी स्पेशल डिमांड जो कि आप एक्सचेंजेस से करना चाहते हैं कि भाई हमें भी कुछ, अब अगर 25 की छुट्टी दुनिया में की गई तो 26 की कर दी, तो 4 दिन लोगों को मिल गए थोड़ा एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के लोग हैं जो कि फंसे हुए रहते हैं। 26 को अब फंस गए हैं, कभी फिर 31 को फंसेंगे, फिर 1 को भी फंसेंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ चाहते हो आप इस पॉइंट पर? नहीं सर, आई थिंक बीइंग ए मार्केट पार्टिसिपेंट, आई डोंट थिंक हॉलिडे विल गिव अस सम काइंड ऑफ रिलीफ, बट हॉलिडे विल गिव अस लॉट ऑफ टेंशंस कि ये जो एक दिन का गैप होता है उसके हिसाब से जो इवेंट्स अकर होते हैं उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे बहुत एग्रेसिवली आ जाता है। अगर आप कुछ चाहते हैं कि कल कल शाम को, अगर परसों शाम को कुछ अगर बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है और कल छुट्टी होती है, और कल गिफ्ट निफ्टी अगर 200 300 पॉइंट नीचे खुलता, तो जो छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, इवन एनालिस्ट, उनका जो फ्राइडे का डे चालू होता है बहुत अग्रेसिवली, बहुत रिस्की वे में चालू होता है। तो वी शुड नॉट हैव सच काइंड ऑफ लॉन्ग वीकेंड्स या लॉन्ग ब्रेक फॉर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि मतलब जब भी कुछ ग्लोबल इवेंट हुए, वो ताबड़तोड़ वही टाइम पे मुझे लगता है कि इम्पैक्ट मार्केट में आना चाहिए, जहाँ पे दैट इज गुड फॉर ओवरऑल मार्केट्स। तो प्रशांत सर, काफ़ी अलग है सर। लोग अक्सर छुट्टी की कामना करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप एक मतलब बहुत कम एनालिस्ट होंगे शायद जिनमें आपका नाम होगा कि जो ये चाहते हैं कि चलो चलने दो, कोई बात नहीं। वरना सर 31 दिसंबर मनाते नहीं क्या? नहीं तो सर, मनाते मनाते है ही है, बट बैक ऑफ द माइंड तो मार्केट ही चलते रहते हैं हमेशा, और फ्रंट अच्छा। ऑफ द माइंड फैमिली के साथ चलते रहता है। तो आई थिंक मार्केट्स आर रनिंग इन अवर ब्लड लाइक 24 और 365 डेज के आसपास।
चलिए फिर ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशांत सर की तरफ से तो अपडेट यही है कि देखो भाई कल कल मैं गया था एक मॉल में घूमने के लिए, जहाँ पे मेरे नजर तो सिर्फ ऐसे स्टोर्स पे चल रहे थे जो लिस्टेड हैं। मैं फर्स्ट क्राई देख रहा था, बाटा शोरूम देख रहा था, टाइटन का शोरूम देख। टाइटन में मुझे देख के बहुत अग्रेसिवली लगा कि आज भी देखो टाइटन के प्राइस के हिसाब से आज ऑल टाइम हाई है। कल टाइटन के शोरूम में बहुत अग्रेसिवली डिस्काउंट भी थे कुछ, और लोगों का भीड़ भरा हुआ भी था। सेकेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जीप का जो उन्होंने एक रॉक्स का जो उन्होंने एक्सपोज किया था सेंटर में, जहाँ पे देवर गिविंग लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, ऑन स्पॉट डिस्काउंट्स, बिकॉज दिसंबर भी चल रहा है अभी। तो मुझे तीन चार स्टॉक्स ऐसे दिखे जहाँ पे मैं शॉपिंग में गया हूँ फैमिली के साथ, बट अगेन माई आईज आर हंटिंग फॉर दो स्टॉक्स विच आर लिस्टेड, और वो लिस्टेड में कौन सा क्या चल रहा है। अगर मुझे टाइटन दिखता और कोई लोग ही नहीं होते तो मेरा व्यू थोड़ा सा आज के लिए नेगेटिव होता, बट लोग इतने भरे हुए थे। आई थिंक वहां पे 10 अगर एग्जीक्यूटिव थे तो उसके पीछे चार चार लोग बैठे हैं कि क्या क्या चीज दिखाने के लिए। तो आज की तरह अब देखो 2% ऊपर भी चल रहा है टाइटन। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लोगों की एक खासियत होती है कि हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे होते हैं, भले ही वो फैमिली के साथ हो। होता है सर, ये ज़रूर होता है। लेकिन एक भारत अमेरिका डील पर फिर एक अपडेट आ रहा है दोबारा से कि भारत की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के साथ डील पर बातचीत अभी भी जारी है, जल्दी एक बेहतर डील करेंगे, भारत ऐसा बोल रहा है। और ट्रेड टीम की पिछली बातचीत जो इन दोनों के जो डेलीगेट्स आए थे, मिले थे, वो 11 दिसंबर को मिले थे। प्रशांत सर, अब देखिए, कोई बोले कि जल्दी डील बेहतर करेंगे, जल्द करेंगे, वो जल्दबाजी इतनी है कि मई से लेके अभी तक दिसंबर एंड आ गया, जल्दबाजी ख़त्म नहीं हुई। अब मार्केट तो मुझे लगता नहीं कि जब ये डील की बात करते हैं तो मार्केट उल्टा और भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है कि आप ऐसी बातें फिर क्यों कर रहे हो। इसीलिए मार्केट में गिरावट भी है। ये क्या कुछ सर्कल में चल रहा है सर? कब तक डील होगी सही में कॉन्क्रीट? डील कब तक होने की बात है? कब तक मार्केट की परिस्थितियां सुधरने की बात है? सर अभी मैं इस डील पे ज्यादा वेटेज तो नहीं दूंगा। जब भी होगा जो भी होगा वो एक अग्रेसिव मोमेंटम, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होना है वो दिन हो जाएगा। बट अभी तक तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एवरी फ्राइडे, एवरी वीकेंड या मंथ एंड के आसपास ही पता नहीं क्यों इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हेडलाइन बना देता है कि अच्छा डील करेंगे, ऑलमोस्ट डिस्कशन चल रहा है, फिर से डिस्कशन चालू कर रहे हैं। ये कॉमन हो चुका है आज के डालिंग में। तो आई थिंक एज ए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि मार्केट्स ऑलरेडी उसको एक डिस्काउंटेड वे में ले ही चुके हैं। जो होगा देखा जाएगा। बट आई थिंक जिस तरीके से लास्ट मैंने जो हेडलाइंस पढ़े थे, मुझे लगता है कि मार्च तक भी खींच सकता है ये चीज। तो मार्केट ने उसको अज्यूम कर लिया है कि जैन टू मार्च ये इवेंट होगा। उसके बीच में जो बड़े इवेंट्स हैं इंडिया में उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ की बजट आने वाला है, 15 जनवरी से अर्निंग्स चालू होने वाली है। उसके चक्कर में जो एफआईआई का सेलिंग प्रेशर चला हुआ है, तो वो एक इवेंट्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि इंडिया यूएस का ट्रेड डील में शायद ये जो रुपी मोमेंटम है यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी एक्सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। सेक्टर्स लाइक फार्मा, आईटी, उन पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। बाकी उतना वेटेज पे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अ, अगला सर एक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का, जहां पर कि मैं बात करना चाहूँगा कि 367 करोड़ रुपए का इंसेंटिव इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। और ये इंसेंटिव इनको लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है। और इसमें है क्या कि ये पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल रहा है। कंपनी का अगर क्वार्टरली घाटा देखें ऑन एन एवरेज तो करीब 550 करोड़ रुपए का है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से तो घाटा इनका थोड़ा कम हुआ है। उस हिसाब से देखोगे तो ठीक है, ये इंसेंटिव उनके 1 क्वार्टर के लॉस को लगभग पूरा कर देगा। लेकिन क्योंकि इनका 418 करोड़ का लॉस था लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले क्वार्टर में 428 का था। लेकिन मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में करीब 870 और 564 करोड़ का घाटा था। तो ऑन एन एवरेज करीब 550-600 करोड़ का घाटा रहता है। 367 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल जाएगा। सर कैसे देख रहे हो इस कंपनी को, काउंटर को? आई थिंक ये जो पीएलआई स्कीम्स में जो आने वाला जो पैसा अभी है वो ऑलरेडी मार्केट को प्राइसिंग कर दिया था, बिकॉज उन्हें लास्ट ईयर अप्लाई कर चुके थे। और गवर्नमेंट हमेशा होता है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अगले 6 महीने या 9 महीने के अंदर वो रिलीज करता है। तो आज के प्राइस एक्शन में या जो भी ये सेक्टर को फोकस कर रहे हैं या एनालिस्ट कर रहे हैं, उसको एक्चुअली प्राइसिंग कर दिए होंगे। 300 से 400 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, उसके बीच में आया हुआ है। आई एम नॉट सरप्राइज टू सी कि ये कोई सरप्राइज या इमीडिएटली कोई फंडामेंटल चेंज होंगे। मेरे हिसाब से जो पेन पॉइंट्स है होला के लिए, तो पेन पॉइंट्स डिस्पाइट दिस पीएलआई स्कीम कंटिन्यू होंगे। और नेक्स्ट ईयर भी कंपनी को 300-350 करोड़ के आसपास
उनको PLI स्कीम मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट पुश टुवर्ड्स द EV व्हीकल्स। तो वो इट्स नॉट ए बिग डील फॉर ओनली ओला, इट इज पार्ट ऑफ इवन एथर ऑल्सो। और बड़े बड़े दिग्गज जो कंपनियां हैं ट्रेडिशनल, उनके भी वो चीज उनको भी मिलने वाला है। तो आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस। यस, पेन पॉइंट्स रिमेन सेम। बेटर टू हैव ए फोकस्ड अप्रोच ऑन एथर बिकॉज आपने देखा है परफेक्टली एक आउट परफॉर्मर रहा हुआ है एथर इन टर्म्स ऑफ सेम बिजनेस मॉडल। ओला और एथर के लिए एड्रेसेबल मार्केट, एड्रेसेबल कस्टमर्स भी सेम थे, बट दे हैव आउट परफॉर्म द मार्केट। मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे इनके जो पेन पॉइंट्स हैं फंडामेंटली, स्ट्रक्चरली और प्रोडक्ट वाइज, ये तीनों चीज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। स्विगी और इटर्नल, ये दोनों लिस्टेड कंपनियां, इनके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि इन लोगों के जो वर्कर हैं वो हड़ताल पर गए थे, कल भी गए थे और अभी 31 दिसंबर को भी उन्होंने हड़ताल पर जाने का एक अल्टीमेटम दिया हुआ है। और ये कह रहे कि हमारी जो पैसे हैं वो उसका ध्यान रखा जाए और बढ़ाए जाए, क्योंकि पेमेंट लगातार घट रही है। कंपनियों ने प्रति ऑर्डर रेट 15 रुपये से लेकर 27 रुपये तक कर दिया, जो कि त्योहारी सीज़न में करीब ये रेट था 22 से 30 रुपये, और साल 2024 के शुरू में ये रेट था 34 से 42 रुपये। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में जल्दी से उनको ऑर्डर भी पहुंचाना होता है और रेट मिल रहा है उनको आधा। तो अब उनको डबल मेहनत करनी पड़ रही है और पैसे उनको मिल रहे हैं कम, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया के जो 40,000 वर्कर्स हैं वो कल हड़ताल पे गए थे। उन्होंने हालांकि शांतिपूर्ण इस चीज़ का विरोध किया है और इसमें ज़ैप्टो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के भी वर्कर शामिल थे। तो इससे सर कितना फ़र्क पड़ेगा इन सभी कंपनियों के फाइनेंशियल्स पर, अगर ये स्विगी और इंटरनल को, या जो भी नॉन लिस्टेड कंपनियां भी हैं, अगर उनको वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा बिट ऑफ सुविधाएं, पैसे देने पड़े, तो क्या ये मार्जिन्स पर हिट लगेगा, या ये पैसा बढ़ाकर, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर अपने मार्जिन को ऑफसेट कर लेंगे? ऑब्वियसली जो सेकंड ऑप्शन था, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म फीस स्लोली बढ़ा देंगे। हमने देखा ही है फ्रॉम स्टार्टिंग 2 साल से, जो हम लोग स्विगी या जोमेटो या जेप्टो जो यूज कर रहे हैं, स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं मतलब 1 रुपये से लेके 10 रुपीज तक कहीं ना कहीं हाइक्स हमने को दिख रहा है, बट वो अपने को इतना पिंच नहीं कर रहा है अपने पॉकेट्स पे। बट यस, ये जो इंक्रीज इन दी प्लेटफॉर्म फीस या जो भी डिलीवरी फीस है, वो इनडायरेक्टली जो डिलीवरी बॉयज हैं या जो गिग वर्कर्स बोलते हैं, उनको बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हो रहा है। यस, आई थिंक गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ सोच रहा है। द वे दे आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स, जो रिस्क वो ले रहे हैं और 24 आवर्स वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट एक रेगुलेशन या उनकी भी कुछ पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे, जो वरना ये दीज आर दी हैंड्स विच आर रनिंग दीज टॉप ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेसेस। अगर इन्होंने कुछ यूनियन बना दिया या इन्होंने कुछ अगर हार्ड डिसीजन ले लिया, तो ऑब्वियसली उनके मीनिंगफुल इम्पैक्ट आ जाएंगे। अगर आप सोचो 1 वीक 10 डेज के लिए अगर ये चीज बंद हो जाए या आधा हो जाए, तो कितना कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगा, कितना कंपनीज के ऑब्वियसली वर्किंग स्टाइल में उनके यील्ड पे भी फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक यस, इट्स अ सीरियस इशू। अभी के तक तो उन्होंने ये बोला है कि शांतिपूर्वक ये चीज कराएंगे, उतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिजनेस को, बट यस, दे आर ऑन दिस स्ट्राइक। शायद 10 के बदले में 5 डिलीवरी करें, 5 वो इग्नोर करे, जहाँ पे कस्टमर थोड़ा से कस्टमर केयर को फोन करके थोड़ा सा राइज करेंगे, भाई अपना रिपोर्ट क्यों नहीं आया, अपना डब्बा क्यों नहीं आया। तो आई थिंक वहां से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कंपनी के लिए, एंड कंपनी विल ट्राई टू पास ऑन समथिंग, बट यस, देयर विल बी सम पॉलिसीज डन बाय द कंपनीज एज वेल एज द गवर्नमेंट। ठीक है साहब, अब कुछ एक उन कंपनीज पर बात करते हैं जहां पर कि रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं और वो बुलिश या बेयरिश हैं। तो ये एक रिपोर्ट्स देख लेते हैं किन किन शेयर्स पर रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं। अदानी पोर्ट्स, जहां पर कि जेफरीज की रिपोर्ट है कि वो बाय रेटिंग दे रहे हैं 1880 रुपये के टारगेट के लिए। JSPL, कोटक सिक्योरिटी ने बाय रेटिंग जरूर दी है लेकिन अपने कुछ टारगेट्स कम किए, तो 1150 का टारगेट अभी भी है उनका। कोटक बैंक, HDFC बैंक पर सिटी बुलिश है और बाय रेटिंग दी है, 1200 और 2564 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। लुपिन और लेंसकार्ट, यहाँ पर एवेंडस बुलिश है और 490 और 2445 के टारगेट्स ही हैं। एक बार एक एक करके बात करते हैं। अदानी पोर्ट्स, प्रशांत सर, इसमें अभी परसों ही एक खबर आई थी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो क्वींसलैंड है वहाँ पर इन्होंने जो टर्मिनल एक्वायर किया वो खरीद पूरी हो गई है और इन्होंने जो अपनी एबिटा की जो ग्रोथ गाइडेंस है, जो एबिटा की गाइडेंस है,
वो करीब 22,000 करोड़ इनकी पहले हाईएस्ट थी, वो अब बढ़ाकर 23,200-300 करोड़ तक पहुंचा दी है इस साल के लिए ही, क्योंकि इनका मानना है कि इस टर्मिनल की खरीद से इनके वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगी। जेफरीज का अपग्रेड आ गया, लेकिन काउंटर वहीं का वहीं चल रहा है, जैसा परसों चल रहा था वैसा ही आज चल रहा है, थोड़ा बहुत मूव देखने के लिए मिला था। क्या करें सर इस काउंटर पर, अदानी पोर्ट्स पर? कंटिन्यू टू होल्ड और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से अदानी पोर्ट को अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जो न्यूज़ हमने बताया, मुझे लगता है कि मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 महीना या 3 महीने पहले भी ये पढ़ चुका, तो आई थिंक व्हेन इट इज ऑलरेडी बीन प्रिंटेड इन दी मीडिया, तो आई थिंक मार्केट्स हो या एनालिस्ट हो, कहीं ना कहीं उसको प्राइस के अंदर डिस्काउंट करना चालू कर देता है। तो आई थिंक जिस तरीके से स्टॉक ने 1300 रुपये से लेके 1500 तक आ चुका है, तो आई थिंक वो जो एक्सपेक्टेड एबिटा विल बी कैप्चर्ड इन दी नो कंसोलिडेटेड अदानी पोर्ट बैलेंस शीट गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। तो जेफरी के रिपोर्ट से आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था। यस, मार्केट मूड थोड़ा ठंडा है, तो आई थिंक मार्केट मूड के हिसाब से ये प्राइस थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, बट अगेन वैल्यूएशन के हिसाब से देखता हूँ तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू बाय दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ग्रुप कंपनी ने बोल दिया था और प्रमोटर ने भी बोल दिया था कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी एक्वायरिंग लॉट ऑफ बिग बिग पोर्ट्स पैन वर्ल्ड। तो आई थिंक दे हैव टारगेटेड टू बी द लार्जेस्ट पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो अगर आपका थीम है, आपका गोल है और आपका विजन है, तो आई थिंक ये भाव भी मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और एवरी डिप पे तो ऐड करना ही चाहिए। वी नो हाउ अडानी ग्रुप की कंपनीज कितनी वोलेटाइल होते हैं। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हाईएस्ट कैश जनरेटिंग बिजनेस है, और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, एक्सपोर्ट स्टोरी है, इंपोर्ट स्टोरी है, वो पोर्ट बिजनेस से बहुत ही अग्रेसिवली मूवमेंट होता है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जिंदा जो जेएसडब्ल्यू पोर्ट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अदानी पोर्ट इन ऑल टर्म्स लुक्स वेरी गुड फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सर। एक रिपोर्ट आई है सर जेएसपीएल पर, कोटेक सिक्योरिटीज़ की, जहां पर इन्होंने बाय रेटिंग दी है। काउंटर आज नीचे है, वो इसलिए नीचे है क्योंकि इनका जो पहला टारगेट था, पुराना टारगेट, वो 1250 रुपये का था, अब उसको घटाकर इन्होंने 1150 कर दिया है। और जो कारण बताया वो अच्छा नहीं है। इनका कहना है कि Q3 में जो मेटल की प्राइजेज हैं, स्टील की प्राइजेज हैं, वो थोड़ी सॉफ्ट रही हैं, जिसकी वजह से Q3 मार्जिन्स वगैरह पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। सर, तो ये सिर्फ इम्पैक्ट जेएसपीएल तक ही सीमित रहेगा या टाटा स्टील और जो दूसरे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इन सभी पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो इंडस्ट्री वाइज है, और शायद जेएसडब्ल्यू पे ऑलरेडी वो इम्पैक्ट दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स में भी आप देखोगे एबिटा मार्जिन ऑलरेडी बहुत ही खराब थे। मतलब जून के नंबर्स में 24% एबिटा और सितंबर में 18% एबिटा। तो देयर इज सम काइंड ऑफ कंसर्न इन दिस सेक्टर एज वेल एज स्टॉक में तो प्रेशर दिख ही रहा है, और प्राइस में भी वो चीज ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जिस तरीके से रिसेंटली ये 1100 से लेके अभी 1000 का एक ऐसे ब्रेक लेवल पे खड़ा है कि जहाँ पे ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये जो 200 डीएमआई के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है आज, लग रहा है कि क्लोजिंग मिल सकता है 988 का एक 200 डीएमआई उसके नीचे भी आएगा, तो आई थिंक दी सेल ऑफ विल कंटिन्यू इन जेएसपीएल एज वेल एज दी स्टील एज ए सेक्टर। टाटा स्टील हो, सेल हो, उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट देख सकते हैं फाइनेंशियली एज वेल एज ऑन द प्राइस एक्शन। ठीक है सर, तो ये रही बात स्टील की। लेकिन अब बात करते हैं बैंक्स की। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, दोनों पर सिटी की रिपोर्ट आई है बाय रेटिंग के साथ। उनका कहना है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कि इनकी जो बैंक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है अब, और 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा सकता है, और सिक्वेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है। आई थिंक ये Q3 के संदर्भ में ही कहा गया है। और अब जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे, और जो एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में है। इसकी वजह से इस काउंटर पर बाय रेटिंग है, 2564 का टारगेट है। सर, कोटक बैंक पर आपकी राय? ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से कोटक बैंक ने अपना स्ट्रेटेजी चेंज करके जो अग्रेसिवली रिटेल फोकस और इंस्टीट्यूशनल फोकस में बढ़ाया है, सिमिलर वे हाउ एचडीएफसी हैज डन अर्लियर, तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई द प्राइस एक्शन में भी हमने देखा हुआ है कि अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। साल भर पहले तो बहुत अंडर परफॉर्मर था स्टॉक, बट अगेन लास्ट 1 ईयर से आप देखोगे तो लास्ट ईयर सेम टाइम पे 1750 के आसपास था, आज ऑलमोस्ट 2150 के आसपास आ चुका था। वेरी बुलिश ऑन दैट, बट अगेन स्ट्रक्चरली जो बैंकिंग सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि 2026 2027 ये वुड बी ए गुड, बिकॉज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी बढ़ाया है, आरबीआई ने जो बेनिफिट्स दिए हैं लिक्विडिटी की पुश ऑन करके, मुझे लगता है कि ऑल द बैंक, मतलब टॉप 2 बैंक्स तो रहेंगे ही, बट इवन पीएसयू बैंक्स विल डू वेल।
Kotak or HDFC Bank. In private sectors, I think these are the two stocks one should focus on investment no category में ही. But ICICI Bank is a trading opportunity. मुझे लगता है कि जिस तरीके से volatility ICICI Bank में आया है, मुझे लगता है कि वो एक ट्रेडर पर्सपेक्टिव से ICICI Bank बेटर लगता है. For investor, HDFC Bank as well as Kotak Bank is a good for portfolio. HDFC बैंक सर, यहाँ पर भी सिटी बुलिश हुए हैं और ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट के क्षेत्र में इनका मार्केट शेयर ये गेन करेंगे और ये कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी इनटू लैंडिंग कुड इम्प्रूव द लोन टू डिपॉजिट रेशो. ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है इनटू लैंडिंग कुड इम्प्रूव द लोन टू डिपॉजिट, मतलब लोन ग्रोथ भी आएगी, डिपॉजिट ग्रोथ भी आएगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इनके थर्ड क्वार्टर में अच्छे रहने वाले हैं. यानी कि सिटी कह रहा है कि कोटक बैंक के भी नतीजे अच्छे रहेंगे, एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे सही रहेंगे. अब सर दो दिग्गज बैंक अगर नतीजे अच्छे दे रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि बैंकिंग के नतीजे अच्छे ही रहेंगे, दैट मीन्स तो बैंक निफ्टी चलनी चाहिए या चल चुकी है ऑलरेडी इन एंटिसिपेशन में और नहीं चली, और इन दोनों काउंटर पर रहा है और ओवरऑल बैंक निफ्टी या दूसरे बैंकिंग पर रहा है आपकी सर? आई थिंक ऑलरेडी एक बार मोमेंटम आ चुका है बैंक निफ्टी में, कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग डिपॉजिट ग्रोथ, इंक्रीजिंग द क्रेडिट ग्रोथ. बट एचडीएफसी के कारण मैं एक चीज देख रहा हूँ मैं कि अगला आने वाला एक साल में जो होम लोन का जो फोकस है, मुझे लगता है कि लोएस्ट जो इंटरेस्ट रेट कट आया हुआ, अभी मुझे लगता है कि दैट विल ड्राइव ह्यूज होम लोन ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड. तो एचडीएफसी एज वेल एज एसबीआई, these two banks control almost 40-45% of the home loan growth in India. तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन रहेगा एचडीएफसी के लिए थोड़ा सा मैं अर्निंग्स में बेटर एक्सपेक्ट करने के लिए. बट अगेन कट ऑफ इंटरेस्ट रेट इन दी सीआरआर एंड ऑल दैट विल इंडायरेक्टली बेनिफिट विद द रेशियोज. बट अगेन जिस तरीके से निम मार्जिन जो सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिगर जंप इन द निम मार्जिन, बट ये स्टेबलाइजेशन होना चाहिए ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ एज वेल एज डिपॉजिट ग्रोथ में. आज की तारीख में जो एडवांस का जो ग्रोथ है और जो मार्केट शेयर है, एचडीएफसी कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 32-35% ऑफ द एडवांसेस इन द मार्केट और एसबीआई कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एडवांसेस मार्केट. मुझे लगता है कि दिस टू सेक्टर्स, स्टॉक सेक्टर्स विल डू वेरी वेल. बट यस, होम लोन पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ. एचडीएफसी बैंक में जो मेजर एक कैटलिस्ट रहेगा जो एचडीएफसी बैंक को यहाँ से 1150 तक लेके जाने के लिए अगले एक साल के अंदर. तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक का ये आपकी रडार पर रहनी चाहिए. Q3 रिजल्ट ठीक आएंगे. अब चार्ट वगैरह आप देख लीजिएगा कि किस में क्या सपोर्ट वगैरह बन रहा है. सर ने अभी अपनी राय दे दी है, सिटी बुलिश है. आगे बढ़ते हैं. अगली रिपोर्ट्स आई हैं एवेंडस की ल्यूपिन पर और लेंसकार्ट पर. पहले ल्यूपिन पर बात करते हैं, जहां पर कि उन्होंने 2445 रुपये के टारगेट के लिए बाय रेटिंग दी है. रिसर्च हाउस का मानना है कि जो इनके कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो अर्निंग कंसर्न हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो मार्केट है वो इनके रीसेंट प्लेटफॉर्म वैलिडेशन और अप्रूवल्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी कि वो और ज़्यादा अच्छा हो सकते हैं. तो ये एक चीज़ है जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी है कि अगर मार्केट किसी चीज़ की वैल्यू कम कर रहा है और उसकी वैल्यू आगे जाकर ज़्यादा बढ़ के निकल कर आती है, तो जब वो बढ़ के निकल कर आएगी, फाइनेंशियल्स में दिखेगी, तो ऑफकोर्स शेयर की री रेटिंग उस समय होती हुई दिखाई देगी. तो ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च हाउस पहले ही खरीदवा देते हैं. सर ये सही सोच रहे हैं एवेंडस वाले या अभी कुछ है इनके साथ और भी कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक यस, कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स जो अवेंडस ने बताया, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पैरामीटर्स में भी ये स्टॉक अच्छा खासा ये लेवल पे आ चुका है अभी रिसेंट रन अप होने के बाद भी. कंपेयर टू डीवीज, सिप्लास एंड डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक पी के मामले में भी एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में मिल रहा है. प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है. ईवी बाय एबिटा के हिसाब से भी अच्छे वैल्यूएशन के आसपास मिल रहा है कंपेयर टू द अदर टॉप दिग्गज कंपनियां. बट अगेन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाईएस्ट आरओई और आरओसी है, उसके चक्कर में जो वैल्यूएशन आज के चक्कर में मिल रहे हैं, तो आई थिंक यस, समथिंग इज बीन अंडर एस्टिमेटेड जो अवेंडस भी बता रहे हैं. आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट्स दे हैव मेंशन्ड, बट यस, मुझे लगता है कि सिप्ला एज वेल एज लुपिन, दिस टू स्टॉक्स विल ड्राइव द फार्मा सेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड डिस्पाइट द यूएस इंडिया ट्रेड डील, जो भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव होगा. बट अगेन अगर किसी को फार्मा में फोकस ही करना है तो लुपिन एंड सिप्ला, दिस टू स्टॉक्स शुड बी हाईली इन फोकस. ठीक है सर. अब आइए बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेंसकार्ट पर. देखिए लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, आईपीओ की वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी सवाल भी उठे थे और उसके बाद ये काउंटर चला भी अच्छा. तो अब मतलब ये आगे कितना चल सकता है इस पर बात करते हैं.
कंपनी का मानना है एवेंडेस का, जिन्होंने इस पर एड की रिपोर्ट निकाली है 490 के टारगेट्स के लिए। उनका कहना है कि 2000 FY25 से 28 के बीच में इनकी 21% तो CAGR रहेगी। यानी कि अगर आप 26 से 28 भी ले लो तो अगले 2 साल में 21% की CAGR रहेगी। मार्जिन्स 550 बेसिस पॉइंट इस समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रही है, कस्टमर का एक्विजिशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और प्रीमियमाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ, ये कुछ एक पॉइंट्स रहेंगे जो कि इस कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हो आप? कस्टमर काफ़ी एक्वायर, तो इन्होंने पूरे जो स्पेक्स वाला मार्केट है उसको काफ़ी हद तक इन्होंने कैप्चर कर लिया, और प्रोडक्ट लेंसकार्ट जिस चीज़ के लिए आई थी कि सस्ते चश्मे देगी, उस मॉडल से हट के इन्होंने काफ़ी चश्मों के प्राइजेज इतने बढ़ा दिए कि महंगे हो गए चश्मे। कस्टमर एक्वायर कर लिए, मार्जिन्स ऑफ कोर्स बढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या ये ऐड करने लायक शेयर है या कोई कंसर्न भी है? देखो, कंसर्न जो है हमेशा वैल्यूएशन का रहेगा ही। जब भी ऐसे न्यू एज कंपनी जब मार्केट्स में आते हैं, तो जो हमने आईपीओ के टाइम पे जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो देखे कंसर्न्स, वो कंसर्न्स तो रहेंगे ही। बट अगर वो कंसर्न्स के सामने अगर ये लोग अपना टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट ग्रोथ, कस्टमर एक्विजिशन ग्रोथ और फोकस्ड विजन फॉर देयर नेक्स्ट 2 to 3 years, अगर वो चीज अगर अचीव कर रहे हैं तो वैल्यूएशन उतना मायने रखता नहीं है। अब देखो, Q2 जो नंबर्स थे वो मार्केट्स में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, और लिस्टिंग होने के बाद लॉसेस दिखाना चालू करेंगे। बट यस, नो, दे डिड रियली वेरी वेल, सरप्राइज द मार्केट। अब लिस्टिंग के दिन में जितना वो मोमेंटम में भागा नहीं था, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद भाग गया स्टॉक। तो आई थिंक मार्केट्स को अगर ये प्रूव कर देंगे कि वॉट एवर दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जिस तरीके से उन्होंने टारगेट दिया था कि 700 स्टोर्स खोलेंगे अगले 1 साल में, अगर उसका मतलब एवरी डे 2 स्टोर उनको खोलना ही है मार्केट्स में, अगर वो ऑलरेडी कर रहे हैं, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर अगर वो डेटा दिखा रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट्स विल स्टार्ट गिविंग दैट काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन प्राइस इन टर्म्स ऑफ पी हो या प्राइस टू बुक वैल्यूएशन हो, या कोई भी जो मैट्रिक्स उसको यूज करते हैं, सेल्स बाय स्टोर ग्रोथ हो, वो सब चीजें उसको जस्टिफाई करना चालू कर देंगे। इवन आई एम वेरी मच बुलिश। जिस तरीके से टाइटन ने ये सेक्टर को ड्राइव नहीं किया है, वो लेंसकार्ट करना चालू कर दिया। टाइटन ने हमने देखा है कि वो ट्रेडिशनल ग्रोथ था। जब भी आपको चश्मा रेकमेंड होता था, लोग ट्रेडिशनली डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर जो बोलता था वहां पे करते थे। अभी आजकल लोग क्या हो गया है, लोग डॉक्टर जो बोलते हैं वो उसको लेके लेंसकार्ट में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर बिलीविंग कि यहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा ट्रेंडिंग स्टाइल। आजकल जो चश्मा है वो सिर्फ आंखों के नंबर को बेटर करने से ज्यादा आपको आपके फेस के दिखावे के हिसाब से भी जाना है। जो यंगस्टर जो है वो चश्मे आजकल अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने इवेंट्स के हिसाब से वो सब चीजें लेना चालू कर चुके। तो सो लेंसकार्ट हैज चेंज द होल इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स। अब देखो, मैंने जितने बड़े बड़े लोगों से बात किया है वहां पे, उनको बोल रहे हैं कि उनके पास 5 से 6 मिनिमम चश्मे हो चुके हैं, जीन्स के ऊपर एक, इवेंट के ऊपर एक, ट्रेडिशनल के ऊपर एक। तो आई थिंक दैट वे ये जो सेक्टर जो पेनिट्रेट किया है लेंसकार्ट ने, आई थिंक दे हैव कैच द राइट गैप विच वाज मिसिंग इन इंडियन मार्केट्स, हाईवेयर मार्केट्स। और जो प्रीमियमाइजेशन जो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली यस, आप जो फर्स्ट टाइम जो यूज करोगे चश्मा, आई थिंक वहां पे 4000 5000 के आसपास एक बार यूज करके देखोगे, जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपका थोड़ा सा आपका फेस लुक के हिसाब से यू स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो वो हिसाब से जब ऑप्शंस हैं, तो ट्रेंडिंग स्टाइल जो है वो लेंसकार्ट आज के तारीख में सोशल मीडिया के हिसाब से जो ड्राइव कर रहे हैं, तो पीपल आर बीन पुश टू देयर स्टोर्स टू गेट दिस प्रोडक्ट। अब एक बार अंदर जाओगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो लेके बाहर ही आओगे, ऐसे उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन किया हुआ है। प्रॉफिट तो है, लेकिन सर उतना नहीं है जितना कि सेल है। मतलब 2000 करोड़ की सेल पे 100 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप मार्जिन देखो तो देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो केवल 2% के बनते हैं, जबकि इंडस्ट्री ट्रेंड कम से कम 6-7% के। तो मतलब हम किसी भी कंपनी को देखते हैं तो 6-7% का तो प्रॉफिट मार्जिन वो निकाल ही लेती है, और ऑब्वियसली ऑपरेटिंग। सर, तो जिस ये तरीके से कब मैंने तक ठीक होगा? जिस तरीके से मैंने जो ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, जो अनब्रांडेड होते हैं, वहां पे देखा है, बोलते हैं 10% मार्जिन तो आराम से बना लेते हैं, विच इज मिसिंग इन दिस कंपनी। बट दिस कंपनी इज राइट नाउ इन द एक्सपेंशन फेज। वो जिस तरीके से उनका जो प्लांट बना के रखा है राजस्थान चंडीगढ़ के आसपास, जहाँ पे वो प्लांट को सप्लाई करने के लिए दे नीड टू हैव लॉट ऑफ स्टोर्स राइट नाउ, सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग द स्टोर्स। एक बार स्टोर्स आ जाए तो ऑब्वियसली कस्टमर एक्विजिशन हो जाएंगे, एंड दिस 2% मार्जिन कैन बिकम 5 to 6% मार्जिन इन नेक्स्ट 1 or 2 years। बट अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आने वाले जो मार्जिनल प्लेयर रहेंगे, तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज जिस तरीके से ये पेनेट्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री मार्जिन, इनके बढ़ेंगे, बट जो स्टैंडर्ड जो दुकान है, जो 1 2 4 दुकान लेके चला रहे हैं, उनके मार्जिन कम हो जाएंगे। बिकॉज
मैंने भी ये देखा है, जो मेरे दो दो चश्मे थे वो नॉर्मल एक शॉप में लिए थे, बट जो मेरा थर्ड चश्मा है मैंने लेंस कार्ट से लिया हुआ है, डिस्पाइट थोड़ा प्रीमियम में लिया है मैंने। आई जस्ट ट्राइड आउट की जो क्वालिटी क्या होती है, जो सर्विस क्या होती है। यस, जो 5,000 यहाँ मिलती थी वो वहाँ पे जाके मेरा 6 से 8 हजार के आसपास मेरा बिल हो गया था। बट यस, यहाँ पे पीपल आर गोइंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। बट ये जो छोटे मोटे जो दुकान है वहाँ पे उतने आपको खास डिजाइन नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। पर लेंस कार्ट जिस मॉडल पर आया था सर, जो मैंने बात भी की थी कि ये अब जो मिडिल क्लास है उसकी रेंज से बाहर आ चुका है। अब ये प्रीमियम वालों के लिए ही रह गया है। मैं भी अभी लेंस कार्ट के शोरूम पर गया था, मतलब मुझे लगा नहीं कि ये अब उतना मतलब एक अफोर्डेबल रेंज में इनके चश्मे हैं। एनीवेज, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्रशांत भाई को। वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल जी, चश्मों पर बात चल रही थी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहोगे चश्मों पर? चश्मा उन्होंने भी लेंस कार्ट रिसेंटली उन्होंने भी रिसेंटली लेंसकार्ट से अपना एक चश्मा बनाया हुआ है, एडवांस्ड यूएसबी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा ब्लूटूथ है ब्लूटूथ वाला फोनिक्स। वाला। यस। अच्छा, जिसमें वो मतलब चश्मा लगा लो, आप फोन वोन भी सुन सकते हो, ऐसा है ना? हाँ, यहाँ पे ब्लूटूथ चश्मे की डंडी पे यहाँ ब्लूटूथ लगा है। अच्छा, ये लगा हुआ है आपके इसी चश्मे पे लगा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। थोड़ा सा मोटा है सर वो। हाँ, वही मैं देख रहा था कि वो तो मतलब वो रात रात को वेब सीरीज और पिक्चर देखने के लिए वो बहुत बेहतरीन होता है कि आजू बाजू कहीं आवाज नहीं जाती है और अपना आराम से देखते रहो। हाँ, वो 8-9 हज़ार रुपए का चश्मा है ना, शायद ऐसा कुछ है। हाँ, 8,000 कुछ का आया था। हाँ, बोलो। ठीक बात है वो। तो अंशुल भाई, जब लेंसकार्ट से 8-8 हज़ार के चश्मे बिक रहे हैं, और देखो एक स्मार्ट चीज़ तो इन्होंने की कि भाई एक ब्लूटूथ डाल दिया। अब चश्मे में ब्लूटूथ डाल दिया, अब ये किसी ने शायद अभी तक सोचा नहीं था इंडिया में, और इस तरह का इनोवेशन ये करके ला रहे हैं। तो काउंटर पर भी इनोवेटिव मूव मिलेंगे, या ये काउंटर ऐसे ही चलता रहेगा सुस्त? नहीं सर, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट मिला है इसको, तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट मिला है मतलब कुछ तो मार्केट हमसे अच्छा जान रहा है, तभी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट दिया, नहीं तो देता नहीं। तो अगर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट दिया है 438 के ऊपर, तो आपको भी उसी के साथ अलाइन होना चाहिए। देखिए, अपना व्यू अपना ओपिनियन होना एक चीज है, और मार्केट अगर आपके ओपिनियन आपके व्यू को गलत प्रूव कर रहा है, ईगो पालने की जगह अपने आप को गलत मान लेना और तुरंत मार्केट के साथ अलाइन हो जाना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 438 के ऊपर बना है, जब तक 438 के ऊपर टिका है स्टॉक अच्छा खासा बुलिश रहेगा। और आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट 499 आता है, हालांकि 495 का हाई एक बार बन चुका है, तो रीटेस्ट पे अगर 438 प्रोटेक्ट होता है, वहां पे बुलिश एविडेंस मिलता है, तो वापस एक बार बाई ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है।